हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भंडारा ICT वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी जो है 10 क्लास है और हम ज्योग्राफी देख रहे थे और हम इसमें संसाधन एवं विकास के विषय में पढ़ रहे थे, यानी कि रिसोर्सेस और डेवलपमेंट क्या है। और इसमें हम देख चुके थे पर्यावरण प्रौद्योगिकी किस प्रकार से हम लोग हमारे लिए उपयोगी है। फिर हमने उनको उत्पत्ति के आधार पर देखा, समग्रता के आधार पर देखा, स्वामित्व के आधार पर देखा, विकास के स्तरों पर हमने देखा। फिर हमने संसाधनों के प्रकार को देखा कि मानवीय है या फिर आपका प्राकृतिक है, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, संचकारी संतुलन, चक्रित, पुनर्चक्रित, जैव, अजैव, इनको हम देख चुके थे। फिर हमने देखा कि सतत का जो विकास है वो किस प्रकार है। पूर्णतः विकास को हमने समझने का प्रयास किया। ठीक है, रियो डी जो आपका जेनेरियो है, इसको हमने इसमें एक एक करके बहुत अच्छे से आपका देख लिया कि भूमंडलीय की जब क्या है 21 एजेंडा क्या था कि रियो शहर में आयोजित हुआ था और यूनेस्को द्वारा जो था UNCG द्वारा हमने शुरू किया। भूमंडलीय के सतत विकास में हासिल करना है, सूची बनानी है, गरीबी को निपटाना है। हमने 21 ऐसे प्रमुख एजेंडों को रखा जो हमारे विश्वव्यापी हैं और उनको हमको सब देशों को उसमें काम करना है। संसाधन नियोजितता को हमने देखा कि हम किस तरह से अपनी प्लानिंग वगैरह अच्छे से कर सकते हैं, इसको हमने देख लिया। ठीक, अगला अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, देखते हैं संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजित एक सर्वमान्य रणनीति कैसी है। एक नियोजितता के लिए आपका सर्वमान्य रणनीति, संसाधन का नियोजन। नियोजन का मतलब होता है बेसिकली आपका प्लानिंग। इसलिए भारत जैसे देश में जहां संसाधनों की उपलब्धता बहुत अधिक विविधता है और महत्वपूर्ण है, यह ऐसा प्रदेश है जहां एक तरफ के संसाधनों की प्रचुरता है, दूसरी तरफ संसाधनों की कमी है। कैसा है, संसाधनों की कमी है, वहीं दूसरी तरफ आपकी प्रचुरता है। ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं और कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहां आपके महत्वपूर्ण आपका संसाधन है। कैसा है, जो आपका महत्वपूर्ण आपका संसाधन है कि अत्यधिक कमी। उदाहरणार्थ झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार हैं। किसके हैं, छत्तीसगढ़ हो गया आपका, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश है। इन प्रांतों में आपके प्राचीन जो है आपके भंडार है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन के प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले परंतु मूल विकास की कमी है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायता है। कह रहे अगर आप लोग रिसोर्सेज की बात करोगे, जो हमारा स्टेट है राजस्थान, और आप जानते हैं पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की बड़ी संभावना है। क्यों, क्योंकि यहाँ आपका देखेंगे, यहाँ एवरेज टेम्परेचर जो है अगर आप देखो तो वो अच्छा खासा आपको मिलेगा। टेम्परेचर यहाँ दिन के समय में कितना आपका गर्म रहता है और राजस्थान में मैक्सिमम आपका 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो आपका चुरू वाला इलाका है वहां ये पहुंच चुका है। तो यानी कि यहाँ सौर ऊर्जा की अपार संभावना है और सौर ऊर्जा के साथ जो आपकी चलने वाली जो आपके हवाएं हैं और इन हवाओं से भी हम जो है ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं। तो राजस्थान में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की अधिक संभावनाएं हैं और इन संसाधन की कैसी है, बहुतायता है। ठीक, लेकिन जल संसाधनों की कमी है। और कमी किसकी है, आपका जल रिसोर्सेज यहाँ कैसे कम है, क्योंकि यहाँ बारिश कम होती है और यहाँ भी जो आपके हमको जो आपके वनस्पति मिलती है वो ऐसी हैं जो आपका का बहुत कम पानी में आपका विकसित हो जाती है। खिचड़ी जैसा वन है वो प्रक्षित हो जाती है। लद्दाख शीत मरुस्थल देश का अन्य भागों से अलग पड़ता है। अब देखिए, एक जगह तो ऐसा है जहां पानी नहीं है, गर्मी है, और ये है आपका लद्दाख का शीत मरुस्थल। यहाँ हमेशा आपको जो है ठंड मिलेगी और बहुत माइनस में इसका टेम्परेचर शीत काल के दौरान आपका चला जाता है। क्लियर है, यानी कि यहाँ सर्दी बहुत ज्यादा मिलती है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है, परंतु यह जल आधारभूत संरचना कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधनों का नियोजन की कैसी है, आवश्यकता है। कैसी है, इन सब का जो संसाधन है उन पर आपका नियोजन की कैसी है, आवश्यकता है, और ये आवश्यकता आपको इसमें दिखाई देगी। ठीक, भारत में संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान है
देश के विभिन्न महाप्रदेशों में संसाधनों की पहचान, उनकी तालिका बनाना, इसमें आपका क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाम संसाधनों की गुणवत्ता, मात्रात्मक अनुमान लगाना, मापा जाना, संसाधन विकास कार्य योजनाओं को करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल संस्थागत ढांचा तैयार करना, संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं का समन्वय स्थापित करना, इन सब चीजों के लिए आप इनको अच्छे से देख सकते हैं। स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्राथमिक पंचवर्षीय योजना का प्रयास रहा है। कैसे रहा है? प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो प्रयास है वो आपका रहा। ठीक, समुदाय आपकी भागीदारी की सहायता से समुदाय, ग्राम पंचायत, वार्ड स्तर समुदाय, आपके आसपास के क्षेत्र में कौन सा संसाधन है, ठीक, ये हमको आपका देखना है। किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता की एक शर्त अति आवश्यक है, परंतु प्रौद्योगिकी संसाधन में तदनुरूपी परिवर्तन का अभाव संसाधन की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। देश में बहुत से क्षेत्र हैं जो आपका संसाधन समृद्ध हैं और भी आर्थिक रूप से भी समृद्ध हैं। पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं। इनमें कुछ विपरीत प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की जो आपकी कमी होते हुए आर्थिक रूप से विकसित हैं। कह रहे हैं आपका क्या हो रहे हैं? आर्थिक रूप से आपका विकसित हो रहे हैं। क्या आप संपन्न परंतु आर्थिक रूप से पिछड़े, संसाधन विहीन, आर्थिक रूप से विकसित प्रदेशों का नाम पता कर सकते हैं? ऐसी परिस्थिति में होने के जो प्रमुख कारण है वो क्या है और कैसे हैं, ये आपको आपका इसमें देखना है। ठीक, औपनिवेशिक इतिहास में हम बताते हैं कि उपनिवेश में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षक रहे हैं। कैसे रहे हैं? प्रमुख आकर्षक रहे हैं। उपनिवेशीकरण देश के बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे निवेशी संसाधनों का शोषण किया जाता है तथा उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया जाता है। संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहां उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संसाधन परिवर्तन किया जाए। उपनिवेश के विभिन्न चरणों में भारत में सबका अनुभव किया जाए। अतः विकास के विभिन्न समन्वयता आपके संसाधन विकास के लोग मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर आधारित नहीं था, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव में योगदान है। कैसा है? ऐतिहासिक वहां का अनुभव क्या रहा है, उसके योगदान की आपका बात करता है। ये बेसिकली आपको इसके अंदर गौर करके एक एक करके इन सारी चीजों को देखना है, क्या उनका योगदान है, कैसा कुछ रहा है, क्या उनकी चीजें हैं, उन पर हम लोग आपका बहुत अच्छे से गौर करके हम इनको देख सकते हैं। अगला है संसाधन का संरक्षण। संसाधन किसी भी तरह के विकास में आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधन का विवेकहीन उपभोक्ता, अति उपभोक्ता के कारण सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण समस्या पैदा हो सकती है। इन समस्याओं से बचने के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधन का संरक्षण आवश्यक है। भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेता और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है। उदाहरणार्थ, गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों से व्यक्त की है कि हमारे पास हर व्यक्ति आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है और किसी भी आलोचक की संतुष्टि के लिए नहीं है। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है लेकिन पेट भरने के लिए नहीं है। कह रहे कि हमारे पास बहुत कुछ है, पेट भरने के लिए है, संतुष्टि के लिए नहीं है और पेट भरने के लिए नहीं। कभी कह रहा फुलफिल है, कभी कह रहा फुलफिल नहीं है। ये कैसा अनुमान है जिसके आधार पर हम इनको देखेंगे कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत कुछ है लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि करने के लिए कुछ नहीं है। हम पेट भर सकते हैं लेकिन वो बंदा कितना ग्रेडी है, उसको क्या चाहिए, वो हम फुलफिल नहीं कर सकते। अर्थात कह रहा है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है लेकिन किसी का पेटी भरने के लिए नहीं है। समझ रहे हो? यानी कि पेटी भरने के लिए नहीं है, पेट भरने के लिए हमारे पास पर्याप्त रिसोर्सेज है। इनके अनुसार विश्व में संसाधनों के ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी लोग और आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और इसके स्थान पर अत्यधिक बड़े जन समुदाय के उत्पादन के वो क्या थे? पक्षधर भी थे।
कैसे थे, वो अत्यधिक आपके उनके आपके पक्षधर के रूप में भी। कह रहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीकों के संसाधन की संरक्षण की आपकी वकालत की है 1986 में क्लब ऑफ रोम की। तत्पश्चात 1974 में सोमेश्वर ने अपनी पुस्तक स्माइलिंग इज ब्यूटीफुल में विषय में गांधी जी के दर्शन के बारे में एक बार से पुनरावृत्ति की है। पुनरावृत्ति का मतलब होता है रिपीटिशन किया है। क्या कि ब्रिटलैंड आयोग के द्वारा विश्व स्तर की संसाधन पर आपका सर्वेक्षण में आपका क्या दिया, उन्होंने आपका मूलभूत आपका योगदान दिया है। और कह रहे हैं कि रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्पना आपकी प्रस्तुत की है और संसाधन सर्वेक्षण की वकालत की है। यह रिपोर्ट में हमारा साझा भविष्य है, आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से रूप में प्रकाशित हुई इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण योगदान है। और रियो डी जनेरियो में ब्राजील में 92 में आयोजित हुआ पृथ्वी शिखर सम्मेलन में ये चीजें आपकी की गई थी। अब बात कर रहे हैं भू संसाधन। भू माने पृथ्वी, संसाधन मतलब आप जानते हैं रिसोर्सेस। भूमि पर रहते हैं, इस पर अनेक आर्थिक क्रिया करते हैं, विभिन्न रूपों में इसका प्रयोग करते हैं। अतः भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार आपके भूमि का आधारित हैं। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए उपलब्ध की विभिन्न उद्देश्यों के लिए सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होनी चाहिए। भारत में भूमि पर विविध प्रकार की भूआकृति जैसे पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप पाए जाते हैं। भाई क्या है, कहीं पर पर्वत है, कहीं पर पठार है, कहीं पर मैदान है और कहीं पर आपके जो द्वीप हैं ये पाए जाते हैं। लगभग 43% भूभाग क्षेत्र पर मैदान है, यानी कि प्लेन कितना है, बेसिकली 43% पर ही आपका लैंड है, जो कृषि और उद्योग विकास के लिए सुविधाजनक है। कितना है, 43% है। और पर्वत के भूभाग क्षेत्र में 30% भाग पर विस्तृत है, 30% पर आपका पर्वत हो गया, यानी कि 43% आपका कैसा है, प्लेन एरिया है और 30% पर कैसा है आपका हिल एरिया है, हिल्स है। ठीक है। और जो बारहमासी आपकी नदियां प्राय सुनिश्चित करती हैं, पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थिति करती हैं, पारिस्थितिकी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। देश का लगभग 27% भाग ऊपरी कैसा है, आपका पठारी क्षेत्र है और 27 कैसा है आपका प्लेट्यू रीजन है। ठीक है। और इस क्षेत्र के खनिज जीवाश्म वन का अपचार आपका संचय है। ठीक है, अभी दिखाया गया है। देखिए 27% पे पठार हैं, आप देख चुके हैं, 30% पर ये है और 43% पर आपके मैदान है। वही ऐसे तो दिखाया गया है इतने क्षेत्र पर। तो जो भी हमारा आपका उद्योग होगा, कृषि होगी, वो कहाँ होगी, यहाँ होगी। कुछ आपका जो आपका मैदानी में भी, जो आपके पहाड़ी क्षेत्र है इनमें भी हो सकती है, कुछ हमारे प्लेटू रीजन में। लेकिन ये जो क्षेत्र है ये आपका बेसिकली किसके लिए ज्यादा अच्छा है, आपको पता होना चाहिए, जो उद्योग है उसके लिए ये सबसे आपका फेवरेबल कंडीशन है किसी भी उद्योग की। क्योंकि अगर कोई यहाँ से नदी गुजरती है तो पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी बात हमको ये देखना है साथ में कि यहाँ जो है बाजार की उपलब्धता क्या है, मार्केट कैसा है और यहाँ खनिज कितनी बहुतायता में है। ये सारे चीज जो होते हैं किसी इंडस्ट्री को लगाने के लिए दिखाते हैं। एक बार ये थोड़ा सा इसको लिख लीजिए फटफट को। अब कह रहे हैं भू उपयोग, कि हम भूमि का उपयोग कैसे करते हैं। भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित से किया जाता है, जैसे वन, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, एम ए बंजर और आपका कृषि भूमि योग्य, गैर कृषि भूमि प्रायद्वीप वाली योग्य, जैसे इमारती, सड़क, उद्योग, प्रतिभूमि के अंतर्गत अन्य कृषि योग्य कार्य, स्थायी सहचर तथा अन्य आपका गोचर भूमि, अविविध वृक्ष, फसल और उपवन अधीन जो कि शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है। ठीक। और अगला है कृषि योग्य क्षेत्र, जहां से 5 से अधिक आपका
आपके वर्षों में खेती ना की गई हो। भाई बंजर योग्य भूमि क्या है? जहां पर आपका 5 वर्षों से अधिक भूमि नहीं की, अब खेती नहीं की, वो क्या होगी? आपकी बेसिकली बंजर ही तो हो जाएगी वो। और विविधीकरण में आप अच्छे से देख ही सकते हैं कि जहां पर मल्टीपल चीजें लगी हों। और आपका प्रति भूमि देखिए, जहां एक वर्ष या उससे कम समय में खेती की गई हो। वर्तमान भूमि अतिरिक्त प्रति भूमि का पुरातन होती है, इसको भी आप देख लीजिए। बोया गया वह क्षेत्र जिस पर फसलें उगाई जाती हैं, काटी जाती हैं, भी शुद्ध होती हैं। ठीक। और एक कृषि वर्ष के में एक बार से अधिक बोई गई चीजें हैं, नवल उत्पाद हैं, जोड़े गए चीजें हैं, ये सारी चीजें हमको इसमें दिखाई देंगी। ठीक। अब ये देखिए कितना क्षेत्र है हमारे पास। पहली बात देखिए हमारे पास वन, देखिए ये क्षेत्र वनों का है। उसके बाद देखिए बंजर और कृषि अयोग्य भूमि 12% है। गैर कृषि कार्यों में जो आपकी पराजित भूमि है, ये गैर कृषि कार्यों में पराजित है। स्थायी चरवाहा देखिए, स्थायी विविधता देखिए, और विविध देखिए, सब आपको दिखाई देगा। कृषि योग्य भूमि को देखिए, पूरा क्षेत्र देखिए, नवल कृषि देखिए, पूरा डाटा हमको मिला है। एक बार इस पर नजर दौड़ा लीजिए अच्छे से। भारत के भू उपयोग का प्रारूप कि हम जितनी हमारे पास लैंड है, आखिर में उसको यूज कैसे कैसे कहाँ कहाँ किस तरह से करते हैं। भाई कल्टीवेशन कितने पर कर रहे हैं, फार्मिंग कितने पर हो रही है, कहाँ पर हमारी इंडस्ट्री लगी है, कहाँ को हमने खाली छोड़ा हुआ है, इसकी बात कर रहे थे। कह रहे हैं भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों की भौतिक कारक जैसे भूआकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार। कह रहे हैं कि जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रतियोगी क्षमता, संस्कृति व परंपराएं इत्यादि शामिल हैं। भारत का कुल भौतिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भाग पर ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांत में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों में सूचित किए गए क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में, पाकिस्तान और चीन में अधिकृत क्षेत्रों में उपयोग का संरक्षण नहीं हुआ है। ठीक। भू उपयोग के दो वृत्त क्षेत्र हैं जिनकी तुलना करके आप बता सकते हैं। 1960 और 61 में 2014 के बीच में शुद्ध आपका बोए गए क्षेत्र और वनों तक आपका जो सीमित है, वो हम लोग इसके अंतर्गत आपका अच्छे से देख सकते हैं। ठीक। स्थायी चारागाहों के अंतर्गत भूमि कम हुई है। पशुपालन इतनी संख्या में चारे का उपयोग करते हुए कैसे सामर्थ्य है, इसके लिए क्या परिमाण होंगे। वर्तमान प्रति उपयोग के अंतर्गत प्रति के अनुपजाऊ है। इनकी फसलों को उपजाने के लिए कृषि का लागत बहुत ज्यादा है। अतः भूमि में 2 या 2 से वर्ष से अधिक आम के बोया जाता है, और यदि इसे शुद्ध नेवल बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाए, तब हम भारत की कुल सूचित क्षेत्र में के लगभग 54% हिस्से पर ही खेती कर सकेंगे। कितना कर सकेंगे? आपका 54% पर ही हम क्या कर सकेंगे, प्रतिशत पर हम खेती हो सकती है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत विभिन्न राज्यों में विभिन्न है। पंजाब हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, परंतु अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीपों में 10% से भी कम क्षेत्र में चीजें बोई जाती हैं। यानी कि हरियाणा में देखिए और पंजाब में कितना है, जितना पूरा भाग है उसका 80% जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, उस पर अकेला कृषि कर रहे हैं 80% भाग पर। ठीक है। और अगर दूसरे इसके अलावा आप अरुणाचल मिजोरम को देखोगे, वहां केवल कितना है, 10% पे, क्योंकि यहाँ वन क्षेत्र कैसा है आपका, बहुत ज्यादा है। जो वन क्षेत्र है वो वन सघनता कैसी है, बहुत अत्यधिक मात्रा में आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगी। जिसके कारण ये सारी चीजें आपको बड़ी कॉमन रूप से दिखाई देंगी और उन पर कॉमन रूप से बढ़िया इनकी बात होगी। ठीक। और आप इन पर बात भी कर पाओगे। ठीक है, देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा।
और कह रहे हैं कि इन राज्यों में शुद्ध यानी कि शुद्ध का मतलब होता है नेट यानी कि नवल बोए गए क्षेत्र का अनुपात कम कम अनुपात के लिए उत्तरदायी कारणों का ज्ञात कीजिए। क्या कारण है कि हम जहां कह रहे हैं कि यहाँ केवल 10% ही आपका कृषि हो रही है और बाकी शेष वहां चीजों पर कृषि नहीं हो रही है, तो कौन से कारक है, कौन से फैक्टर है, उनको हम लोग आपका देख सकते हैं। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 में निर्धारित की गई थी। इनके अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है, जिसकी तुलना में वन प्रदेश के अंतर्गत काफी कम है। कैसा है जो वन क्षेत्र है वो कैसा है आपका, काफी कम है। वन नीति द्वारा निर्धारित की गई सीमा पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। कह रहे हैं जो हमारा पारिस्थितिकी संतुलन है उसको बनाए रखने के लिए कैसा है, आवश्यक है। वन क्षेत्रों के आसपास में रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका पर आपका निर्भर करता है। भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि तथा दूसरा गैर कृषि योग पर लगाई गई भूमि कहलाता है। एक भूमि में पहाड़ी चट्टान, सूखी स्थायी मरुस्थल भूमि शामिल है। गैर कृषि कार्य प्रोजेक्ट द्वारा लगाई गई भूमि में बस्तियां, सड़क, रेलवे लाइन, उद्योग इत्यादि है। लंबे समय तक लगातार भूमि सर्वेक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने पर लगातार भू उपयोग के कारण भूमिकरण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। इसके कारण समाज और पर्यावरण गंभीर रूप से आपदा आ सकती है। क्या हो सकती है इनमें, गंभीर रूप से जो आपदा है वो भी आपका आ सकती है। भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय, कि भूमि का जो निम्नीकरण हो रहा है क्या है और उसके संरक्षण के उपाय क्या है। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं। भावी पीढ़ियां भी इस भूमि का उपयोग करेंगी। हम भोजन, मकान, कपड़े, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से प्राप्त करते हैं। किससे करते हैं, 95% भाग हम लोग आपका भूमि से प्राप्त करते हैं। मानव क्रियाकलापों के कारण न केवल भूमि का बल्कि निम्नीकरण हो रहा है, बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, इन सब चीजों में आपका प्राकृतिक जो आपकी ताकतें हैं उनको भी हम आपका बल जो है वो आपका दे रहे हैं। इस समय भारत के 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि के पर आपका निम्नीकृत है। इनमें से लगभग 28% भूमियां निम्नीकृत वनों के अंतर्गत आती हैं। 56% क्षेत्र जल अवदलित है। से क्षेत्र लवणीय और आच्छादनीय है। कुछ मानव क्रियाओं जैसे वन उन्मूलन, अतिचारण, खनन में भी भूमिका का निम्नीकरण आपका प्रमुख क्षेत्र में आपका निभा रहे हैं। कि कुछ चीजों पर जहाँ निम्नीकरण हो रहा है, भूमि का क्षरण हो रहा है, ये सारी चीजें वहां किस तरह से है देख रही हैं। कुछ अपने फैक्टर जो है निभा रहे हैं, उनको हम इसमें देख रहे हैं। ठीक है, तो एक बार इसको देख लीजिए अच्छे से, फिर इसमें हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे क्या कारण है, पारिस्थितिक संतुलन बनाने में निम्नीकरण संरक्षण के उपाय क्या है, कैसे हम अपने पूर्वजों भावी पीढ़ी के लिए भोजन बनाने, मकान पाने के लिए 95% हम जो ये चीजें हैं मूलभूत चीजों पर ही आपका डिपेंडेबल है। देख लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। तो यहाँ तक हम बेसिकली जो है इसमें आपका देख चुके हैं। खनन के उपरांत जैसे चीजें हैं, खनन से किस तरह की भूमि पर फर्क पड़ रहा है, हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। फिलहाल क्योंकि समय भी समाप्त हो रहा है, और आप लोग एक बार घर जाकर इसको अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए। कोई डाउट कोई रहता है मुझसे पूछ लीजिए। फिलहाल आज के लिए धन्यवाद।